डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है लेथ मशीन का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस इससे जो है गेट आईएएस इसरो में भी आते हैं, न्यूमेरिकल से भी कुछ आते हैं जो कि मतलब लेथ मशीन से ही ओरिएंटेड है। तो हम वो न्यूमेरिकल भी देखेंगे। यहाँ पे जो भी लेथ मशीन की थ्योरी मैंने रखी है वो बहुत ही स्पेसिफिक रखी है, क्योंकि देखा जाए तो लेथ मशीन एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, मशीन्स के बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और इसके अंदर बहुत थ्योरी है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक थ्योरी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, तो हम उस स्पेसिफिक थ्योरी की तरफ ही कंसंट्रेट करेंगे और उसके न्यूमेरिकल की तरफ देखेंगे। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे लेथ मशीन के पार्ट्स, उसके वर्क। उसके बाद जो है कुछ होल्डिंग डिवाइस हैं, हम उन्हें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे सपोज करो कोई वर्क पीस है, उसकी मुझे कटिंग करनी है, टर्निंग करनी है। तो अगर जो हमारा टूल जो है उसकी सेंटर लाइन एक्सिस से थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री जो आपका रैक एंगल है और क्लियरेंस एंगल, ये चेंज होने की वजह से फ्लक्चुएटिव फोर्स डेवलप होते हैं। फ्लक्चुएटिंग फोर्स डेवलप होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ टूल। जो टूल का नोमेनक्लेचर है उस पर भी कुछ न्यूमेरिकल छोटे छोटे आते हैं, उसे देखेंगे। और फिर हम लास्ट में देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ दी मशीनिंग। फिर हम मशीनिंग की इकोनॉमिक्स को भी हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेथ मशीन देखते हैं। ये आपका जो डायग्राम है, दिस इज डायग्राम ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन का डायग्राम है और इसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे बताते चलेंगे। द लेफ्ट हैंड द लेफ्ट हैंड ऑफ द लेथ मशीन इज हेड स्टॉक विच कंसिस्ट ऑफ हॉलो स्पिंडल टू होल्ड द जॉब। ये आपका लेथ मशीन है, ये इसका बेड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड ये इसका हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक है, ये इसका स्पिंडल है जो कि जॉब को हेल्ड करने के काम आता है। It also consists of reverted gear train arrangement for changing the rotational speed of job for removing the material। होता क्या है कि जब हम किसी मटेरियल की कटिंग कर रहे होते हैं तो उस समय जो स्पीड होती है कटिंग की, वो हम इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल को कट कर रहे हैं और हमारा टूल क्या है। तो स्पीड हमें चेंज करनी पड़ती है। मेनली क्या है, स्पीड शुड रिक्वायर्ड टू बी चेंज। तो किस अरेंजमेंट से करते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन से। किस अरेंजमेंट से करते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो ये वर्ड भी आप याद कर लें कि कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सी गियर ट्रेन आपकी जो है लेथ मशीन में यूज की जाती है। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन हम यूज करते हैं फॉर चेंजिंग द स्पीड एंड ट्रांसफरिंग द पावर। आगे देखते हैं। इट इज परफेक्टली अलाइन विद द सेंटर ऑफ लेथ। यहाँ पे आप देखें कि अलाइनमेंट जो है, ये जो टेल स्टोक है यहाँ पे और यहाँ पे स्पिंडल का जॉब का सेंटर रहेगा, वो था परफेक्टली अलाइन। इसके बाद देखते हैं ए लाइव सेंटर इज पुटेड फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। ये हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। द टेल स्टोक इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लेथ मशीन। जो आपकी लेथ मशीन है उसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या है, हेड स्टोक। लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, हेड स्टोक। और राइट साइड पे क्या है, टेल स्टोक। ठीक है ना। विच प्रोवाइड द टेल स्टोक स्पिंडल फॉर लोकेटिंग द लॉन्ग कंपोनेंट ऑन द लेथ मशीन। अगर आपका लॉन्ग कंपोनेंट है, अगर मैं लॉन्ग कंपोनेंट को यहाँ पे फिट करूँ तो ऑब्वियसली बात है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो डिफ्लेक्ट ना हो इसलिए सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे टेल स्टोक पे फिट करते हैं, सपोर्ट करने के लिए, जो उसका डेड सेंटर बोला जाता है। आगे देखते हैं। द टेल स्टोक कैन मूव ओवर द बेड ऑफ द लेथ सो दैट द डिफरेंट लेंथ वर्क पीस कैन बी अकोमोडेट फॉर मशीनिंग। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मोशन दी गई है, ये मोशन दिखाई गई है, टेल स्टोक इस बेड के ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मूव कर सकता है तो इसका मतलब अगर वर्कपीस का साइज थोड़ा कम है तो इसे सेट करके उसके एंड हम फिट कर सकते हैं। इट ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ होल्डिंग द टूल ऑफ सेंटर ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल और रीमर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर जो आपको लेथ मशीन, कभी बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेथ मशीन के ऊपर अगर आपको ड्रिलिंग करनी है, ड्रिलिंग आपको करनी है, मान लिया ऐसे तो ड्रिलिंग मशीन आती है ड्रिलिंग करने के लिए, लेकिन अगर लेथ मशीन के ऊपर आपको ड्रिलिंग करनी है तो आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, जो आपका ड्रिलर है, जो सेंटर ड्रिलर है या ट्विस्ट ड्रिल है, इनको क्या करेंगे, यहाँ पे टेल स्ट्रोक में फिट करेंगे और इस एंड पे जो है लाइव सेंटर बनाएंगे, एक डॉग प्लेट की हेल्प से, रोटेटिंग प्लेट की हेल्प से। और फिर इसे यहाँ से हम रोटेट करेंगे और इसे हम फिक्स करेंगे तो ड्रिलिंग हो जाएगी। आगे हम देखते हैं ये किस तरह से करेंगे।
तो आगे दिया है द कैरेज प्रोवाइड द नेसेसरी लॉन्गिट्यूडनल मोशन टू द कटिंग टूल टू जनरेट द नेसेसरी सरफेस। जो कैरेज होता है बेड के ऊपर क्या होता है, कैरेज होता है, ठीक है। कैरेज क्या करता है, जैसे ट्रेन की गाइड वेंस होती है, ट्रेन मूव करती है, उसी तरह से आपका कैरेज के ऊपर से आपका टूल पोस्ट जो आपका क्रॉस स्लाइड है ये सब मूव करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन द क्रॉस स्लाइड विच प्रोवाइड द परपेंडिकुलर मोशन टू द कटिंग टूल। एक जैसे आपका ये बेड है, ठीक है, इस बेड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस स्लाइड लगाते हैं, जिससे कि टूल को सेट किया सके उसके एंड, वर्कपीस के एंड पे। द मोशन ऑफ द कैरेज ट्रांसफर बाय द लीड स्क्रू विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल मोटर। तो हम क्या करते हैं, कैरेज को मोशन किसकी हेल्प से देते हैं, लीड स्क्रू की हेल्प से हम किसे मोशन देते हैं, कैरेज को। और लीड स्क्रू को मोशन कहाँ से मिलती है, मोटर की हेल्प से, स्पिंडल के थ्रू मिलती है। द लीड स्क्रू कनेक्टेड विद कैरेज विद द हेल्प ऑफ हाफ नट। किससे कनेक्ट रहता है, हाफ नट। तो ये वर्ड आप याद रख लें कि लीड स्क्रू जो है पावर ट्रांसफर के लिए किससे कनेक्ट रहता है, हाफ नट से कनेक्ट रहता है। फीड रॉड इज यूज फॉर थ्रेड कटिंग। फीड रॉड हम कहाँ यूज करते हैं, थ्रेड कटिंग में। जब हमें फीड देनी होती है तो हम फीड रॉड यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट्स एक्यूरेसी विल मेंटेन। उसकी एक्यूरेसी जो है मेंटेन रहती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं थ्रेड्स में, दो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस जो पिच कही जाती है वो मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थ्रेड डिसऑर्डर्ड वे में बन जाए। अब देखते हैं लेथ मशीन स्पेसिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो क्यों देखते हैं, फॉलोइंग आर द मेन स्पेसिफिकेशन। तीन मेन स्पेसिफिकेशन है। नंबर वन, आपका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर स्पेसिफाइज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द जॉब टू बी टर्न। तो ये जो लेंथ है दोनों सेंटर के बीच में, ये स्पेसिफाई की जाती है स्पेसिफिकेशन के अंदर, कितनी मैक्सिमम लेंथ, कितने मैक्सिमम लेंथ की जॉब को ये कट कर सकता है, टर्निंग कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्विंग ओवर द बेड। मतलब ये है, ये जो हाइट है एच, जो आपका यहाँ पे वर्क पीस लगेगा, यहाँ से बेड से जो हाइट है एच, ठीक है। जैसे ये आपका बेड हो गया, यहाँ पे बेड के ऊपर यहाँ पे हो गया हेड स्टॉक, हेड स्टॉक के आगे लग गया ये आपका वर्क पीस। यहाँ कहीं आपका कैरेज होगा, मान लेते हैं कैरिज, कैरिज के ऊपर क्या लगा होगा, क्रॉस स्लाइड, क्रॉस क्लास स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट लगा होगा। तो यहाँ तक से यहाँ तक ये हम वर्कपीस को, शॉर्ट वर्कपीस को लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एच। ये क्या है, कैपिटल एच। तो शॉर्ट वर्कपीस देखा जाए तो बेड से यहाँ तक का काफी डायमीटर हो जाएगा, काफी बड़ा वर्क, काफी बड़े डायमीटर का वर्कपीस होता है। तो कितने डायमीटर का वर्कपीस कैरिज से पहले होल्ड कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं स्विंग ओवर द बेड। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द करस्पॉन्ड, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ कंपोनेंट फॉर स्मॉल जॉब्स, ठीक है। उसके बाद कैरेज आ गया। जब कैरेज आ गया तो आप, ऐसा तो है नहीं कि काफी लेंथी डायमीटर को इसके ऊपर से होल्ड कर सकते हैं, तो हाइट कुछ कम हो जाएगी। ये वाली जो कैरेज ने होल्ड की स्मॉल एच हाइट, जो कि ये दी गई है कैपिटल एच से, तो कुछ ना कुछ डायमीटर कम होगा, उसे बोलेंगे स्विंग ओवर द क्रॉस स्लाइड, स्विंग ओवर द क्रॉस स्लाइड। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ जॉब फॉर लेंथी जॉब दैट विल मूव ओवर द क्रॉस स्लाइड। काफी लंबी जॉब जो आपकी क्रॉस स्लाइड के ऊपर से मूव करेगी, उसके लिए। तो देखो क्या क्या हो गया, एक तो आपका हो गया मैक्सिमम लेंथ ऑफ द जॉब, जो जिसकी टर्निंग हो सकती है। उसके बाद तीन डायमेंशंस हो गई इन द टर्म ऑफ लेंथ एल, डायमीटर फ्रॉम द बेड ए, डायमीटर बी फ्रॉम द क्रॉस स्लाइड। तो ये एक तो डायमीटर ये बड़ा हो गया जो बेड के ऊपर से है, दूसरा डायमीटर बी क्रॉस स्लाइड के ऊपर से। इन तीन के ऊपर एल, ए, बी, इन तीन के बेसिस पे जो है इनिशियल स्पेसिफिकेशन डिसाइड किए जाते हैं। तो कभी भी इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्पेसिफिकेशन लेथ के क्या होंगे, तो आप बता सकते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ द जॉब दैट कैन बी टर्न ओवर द लेथ मशीन। सेकंड, स्विंग ओवर द बेड, बेड से लेके और उसके वर्क पीस के सेंटर तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे स्विंग ओवर बेड बोलते हैं। स्विंग ओवर द क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड से लेके और जो वर्क पीस के सेंटर तक की डिस्टेंस है उसे स्विंग ओवर द क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। इन तीन के बेसिस पे हम इनिशियल स्पेसिफिकेशन डिसाइड करते हैं। लेकिन कुछ और भी टर्म है जिनके बेसिस पे हम लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन डिसाइड करते हैं, वो देख लेंगे, बहुत सिंपल है। तो लिखा हुआ है द अबव एक्सप्लेन्ड स्पेसिफिकेशन गिव द बेसिक कैपेसिटी ऑफ मशीन। Some other specification completely describe the lathe machines are
हॉर्स पावर ऑफ द मोटर, कितना हॉर्स पावर की मोटर है, कटिंग स्पीड की रेंज क्या है, फीड रेंज क्या है, स्क्रू कटिंग कैपेसिटी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, स्पिंडल नोज डायमीटर क्या है एंड होल साइज क्या है। तो ये सिंपल स्पेसिफिकेशन है जो जनरली इंसान कोई और भी इंटरव्यू में बताता है। लेकिन पहले आपको क्या बताना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वर्क पीस दैट कैन बी टर्न ओवर द लेथ, दूसरा स्विंग ओवर द डायमीटर और स्विंग ओवर द क्रॉस लाइन। ये तीन आपको मेन बताने हैं, बाकी ये सब बताओगे तो फिर आपका आंसर कंप्लीट होगा। आगे देखते हैं कुछ हम सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं लेथ मशीन में, तो वो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस ऑन द लेथ मशीन इज द चक। चक काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ द चक यूज फॉर शॉर्ट जॉब। छोटी जॉब के लिए दो तरह के चक यूज करते हैं। पहला आपका थ्री जॉ चक, जिसे हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। तो थ्री जॉ चक इज यूज फॉर होल्डिंग द राउंड वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये केवल राउंड वार, सर्कुलर सिलेंड्रिकल वार को होल्ड करने के लिए काम आते हैं। ठीक है। द बेस्ट थिंग इज दैट all the three jaw will move radially inward and outward by the same amount if rotated by scroll plate through a bevel pinion। इसके ऊपर एक की हेल्प से बेबल पिनियन लगा रहता है थ्री जॉ चक के। हम अगर उसे रोटेट कराते हैं तो थ्री जॉ एक साथ अंदर की तरफ एक साथ बाहर की तरफ मूव करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करते, और ये राउंड बार को होल्ड करने काम आते हैं। दूसरा है इट इज गुड फॉर क्विक सेंटरिंग, ये जल्दी से सेंटरिंग करने काम आते हैं। इट हैज द लिमिटेशन इन द टर्म ऑफ ग्रिपिंग फोर्स एंड एक्यूरेसी इज लॉस ड्यू टू वियर ऑफ द पार्ट। इसमें बियर एंड टियर ज्यादा होता है, ये ड्रॉबैक है। तो थ्री जॉ चक का क्या बेनिफिट है, ये राउंड बार को होल्ड कर सकते हैं, ये एक साथ मूव करते हैं अंदर और बाहर विद द हेल्प ऑफ बेबल पिनियन। इन क्विक सेंटरिंग है, बहुत जल्दी से ये होल्ड करते हैं, लेकिन इनका बियर एंड टियर ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं फोर जो चक। फोर जो चक को हम इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। इन दिस ऑल द फोर जॉ आर मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दीज आर यूज्ड फॉर क्लैंपिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे चारों जो जो हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली किसी को एक को टाइट कर लो, किसी एक को ढीला कर लो, जैसे आप कर सकते हैं वैसे कर लें। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है, एक्यूरेसी अच्छी रहती है, बियर एंड टियर कम रहता है जो कि थ्री जो चक में ज़्यादा होता है। बट इट टेक द मोर टाइम फॉर क्लैंपिंग, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं। दिस इज जनरली यूज फॉर हैवी वर्क एंड फॉर एनी कन्फिगरेशन, किसी भी कन्फिगरेशन के लिए और हैवी वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। नोट करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। द थ्री जॉ एंड फोर जॉ चक आर यूज फॉर शॉर्ट कंपोनेंट्स, छोटे कंपोनेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। द लॉन्ग वर्क पीस ऑफ द जॉब आर हेल्ड बिटवीन द सेंटर। अगर वो लॉन्ग वर्क पीस है तो उसे क्या करते हैं, सेंटर्स, एक लाइव सेंटर और एक डेड सेंटर के बीच में हेल्ड करते हैं। बट द सेंटर कैन नॉट प्रोवाइड द रोटेशनल मोशन टू द workpiece, so the carrier plate and dog are provided as shown in diagram. The center plate in spindle is called the live center and the center in the tail stroke is called the dead center। तो आप डायग्राम में देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपका लॉन्ग वर्क पीस है तो ये देख रहे हैं कि ये आपका टेल स्ट्रोक है, टेल स्ट्रोक का ये हो गया आपका डेड सेंटर, डेड सेंटर, और ये हो गया आपका लाइव सेंटर जो कि आपका चक के ऊपर लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ड्राइवर प्लेट होती है, ड्राइवर प्लेट की हेल्प से ये डॉग पेंट टेल, डॉग टाइप जो टेल होती है उससे फिक्स कर देते हैं। तो अगर ये रोटेट करती है इस तरह से तो ये पूरी वर्कपीस रोटेट करता है और इनके बीच में ये रोटेट होता रहता है। तो ड्रिलिंग वगैरह करने के ये अरेंजमेंट काम आता है। तो ये किसके लिए है, लॉन्ग वर्क पीस के लिए। शॉर्ट वर्क पीस के लिए हम क्या करेंगे, चक यूज करेंगे। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आईएएस में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। एरर्स इन टूल सेटिंग। तो होता क्या है कि जैसे सपोज करो ये वर्क पीस है आपका, इसकी सेंटर लाइन ये है, तो रूल के हिसाब से देखा जाए तो वर्कपीस ही आपका जो टूल है वो यहाँ पे सेट होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह सेट होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने एरर, आपको गलती हो गई और आपने टूल यहाँ पे सेट कर दिया। अगर टूल आपने यहाँ पे सेट कर दिया तो क्या होगा कि एरर आ जाएगी किसमें, रेक्टेंगल और क्लियरेंस एंगल में। तो कितनी एरर आएगी ये कैलकुलेट करवाते हैं और क्या इफेक्ट पड़ता है ज्योमेट्री पे ये देखते हैं। तो देखो, द टूल शुड बी सेट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ वर्क पीस फॉर प्रॉपर कटिंग। इफ द टूल इज केप्ट बिलो और above द वर्क पीस द टूल ज्योमेट्रीज गेट इफेक्टेड। कैसे इफेक्टेड होती है,
अगर जो सपोज करो कि आपने टूल यहाँ की जगह नीचे सेंटर लाइन से नीचे फिट किया है, एच हाइट नीचे, अगर एच हाइट नीचे किया है तो इसकी जो एक्चुअल रेडियस सपोज करो स्मॉल आर थी, लेकिन वो कटिंग करते समय रेडियस कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, वो कैपिटल आर हो जाएगी। अब कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगल में चेंज आ जाएगा, एंड दैट चेंज साइन अल्फा इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है एच डिवाइडेड बाई, ठीक है। एच क्या है, जो आपने एरर की वजह से किसी अलग हाइट पे सेट कर दिया है, और आर क्या है, जो इस वर्क पीस की एक्चुअल रेडियस है। तो वो मैंने लिखा है आर इज द गिवन रेडियस ऑफ द जॉब, आर इज द एक्चुअल रेडियस ऑफ द कंपोनेंट प्रोड्यूस ड्यू टू रॉन्ग सेटिंग। अब नीचे लिखा सपोज द टूल इज पोस्ट बिलो और अबव द सेंटर लाइन एट द डिस्टेंस एच, देन एक्सपेक्टेड चेंज इन एंगल इज अकर, ये एंगल में चेंज आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रैक एंगल बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा ये देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊपर लिखी हुई है, व्हेन द टूल पोस्ट बिलो द सेंटर लाइन, यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गए हैं, टच बिलो द सेंटर लाइन, द एक्चुअल रैक एंगल अल्फा डिक्रीजेस एंड क्लियरेंस एंगल इज इंक्रीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आईएएस में 2-3 बार पूछा गया है। ड्यू टू रिडक्शन इन रैक एंगल कटिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर रैक एंगल बढ़ता है तो कटिंग फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो जितने पॉजिटिव रैक एंगल पे हम कटिंग करते हैं तो कटिंग फोर्स कम लगता है, लेकिन जहां नेगेटिव रैक एंगल प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेरेमिक्स टूल्स में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, सेरेमिक्स टूल के अंदर या डायमंड टूल्स के अंदर नेगेटिव रैक एंगल प्रोवाइड करते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग दी टूल, टूल की स्ट्रेंथिंग के लिए। तो यहाँ पे कटिंग फोर्स जो है दैट विल बी इंक्रीजिंग। तो आपने क्या किया कि जो आपका वर्कपीस था और वर्कपीस की सेंटर लाइन से नीचे आपने टूल जो है फिट कर दिया एच हाइट, तो क्या होगा, आपका अल्फा जो है वो डिक्रीज कर ले जाएगा, लेकिन जो क्लियरेंस एंगल है, क्लियरेंस एंगल गामा, गामा जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपने सेंटर लाइन के ऊपर टूल फिट किया है यहाँ पे कहीं, तो क्या होगा, अल्फा इंक्रीज कर जाएगा और क्लियरेंस एंगल रिड्यूस कर जाएगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इन केस ऑफ सेटिंग द टूल अबव द सेंटर कॉज द रैक एंगल टू इंक्रीज एंड रिडक्शन इन क्लियरेंस एंगल, सो मोर रबिंग टेक्स प्लेस। तो ज्यादा रबिंग होगी तो क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा। तो ये आपका अगर सेंटर लाइन से टूल ऊपर चला गया तो भी प्रॉब्लम है, सेंटर लाइन से नीचे आ गया तो भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों ही जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कई बार आया हुआ है, वो देखते हैं पहले। तो देखते हैं, वाइल टर्निंग ए डायमीटर ऑफ 90 मिलीमीटर, तो आपको डायमीटर 90 मिलीमीटर दिया, तो स्मॉल आर आपका कितना हो गया 45 mm। दी टर्निंग टूल सेट बिलो द सेंटर लाइन, तो क्या है, टर्निंग टूल जो है सेंटर लाइन से नीचे की तरफ टच किया गया बाई अमाउंट इक्वल टू 5 mm। तो स्मॉल एच क्या हो गया 5 mm आपका जो टच किया गया। फाइंड द चेंज इन एक्सपेक्टेड कटिंग ज्योमेट्री इफ एक्चुअल रैक एंगल, आपको अल्फा दिया हुआ है 10 डिग्री और आपका क्लियरेंस एंगल दिया है 5 डिग्री। तो पहले ही मैंने बताया था कि जब सेंटर लाइन से नीचे टच करेगा, अगर आपकी ये सेंटर लाइन है इससे कहीं नीचे टच करेगा तो अल्फा क्या है बढ़ेगा, तो इसमें प्लस होगा और क्लियरेंस एंगल घटेगा। नहीं, देखते हैं व्हेन टू सेंटर लाइन द एक्चुअल रैक एंगल अल्फा डिक्रीजेज, तो रैक एंगल क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो रैक एंगल क्या होगा आपका यहाँ से डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ तो माइनस होगा और क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा, तो यहाँ प्लस होगा, पहले ही लिख लो। तो कितना फर्क पड़ेगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया आर डिवाइड बाई एच, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आर कितना है 5 डिवाइड बाई 45। अल्फा जो है कितना आया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5 डिवाइड बाई 45 और साइन इनवर्स, तो ये आया 6.37। तो अल्फा की वैल्यू कितना आई 6.37 डिग्री। तो आपका जो एक्चुअल रैक एंगल हो गया, एक्चुअल रैक एंगल वो कितना हो गया 10 माइनस 6.37। तो 10 माइनस 6 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 3.62। तो ये आपका आ गया 3.62 डिग्री। क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा तो 5.6.37, तो ये हो जाएगा 11.37। तो क्लियरेंस एंगल बढ़ गया, रबिंग आपकी कम होने लगी, लेकिन आपका रैक एंगल कम होने से
आपका जो है फोर्स जो है वो बढ़ गए। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ये आईएएस का क्वेश्चन है 2010 का। द इफेक्टिव द इफेक्ट ऑफ सेंटरिंग error when the tool is set above the center line as shown in figure. Result effectively is, अब देखो ये सेंटर लाइन से ऊपर सेट किया गया, तो क्या होगा, इंक्रीज इन रैक एंगल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सेंटर लाइन से ऊपर सेट किया गया, बिलो नहीं किया गया, तो रैक एंगल बढ़ जाएगा। रिडक्शन इन रैक एंगल गलत है ये। फिर उसके बाद इंक्रीज इन क्लियरेंस एंगल, ये भी गलत है। रैक एंगल बढ़ेगा तो क्लियरेंस एंगल घटेगा, ये भी जान लो। तो 1 एंड 4 हो गए, तो ये बी ऑप्शन हो गया। ये भी आप ध्यान रख लें कि अगर अल्फा इंक्रीज होता है, अगर ऊपर सेट करने से, तो आपका क्लियरेंस एंगल गामा रिड्यूस होगा। अगर नीचे सेट करने से अल्फा रिड्यूस होता है तो गामा इंक्रीज होगा। तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। एक आपको याद है तो दूसरा अपने आप सेट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। पेपर टर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि गेट में भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। इन केस ऑफ टेपर टर्निंग द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व व्हेन आइदर ऑफ थ्री कंडीशन वन कंडीशन इज फुली सेटिस्फाइड। इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आ सकती है। व्हेन डायमीटर d1 d2 एंड लेंथ ऑफ द जॉब इज गिवन। आपको हो सकता है किसी न्यूमेरिकल के अंदर डायमीटर d1 दिया हो, डायमीटर d2 दिया हो और लेंथ दिया हो, और फिर आपसे टेपर एंगल के बारे में पूछे। अगर हो सकता है कि आपको टेपर एंगल दिया हो और कुछ पूछा हो। तीसरा, इंक्रीमेंट ऑफ डायमीटर इज गिवन लाइक 1/10। तो डायमीटर में इंक्रीमेंट कितना है वो दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसका कुछ भी मतलब नहीं, जैसे 1/10 लिखा है तो इसका मतलब है d1 - d2 डिवाइड बाई l इज इक्वल टू न्यूमेरिकल में आपको 1/10 दिया है। अब देखते हैं क्या है। ये सपोज करो कि कोई आपका जॉब है जिसकी लेंथ l है, इसका इनिशियल डायमीटर d है। आपको टर्निंग करके करना क्या है, इसका डायमीटर रिड्यूस करके, सॉरी डायमीटर यहाँ d2 लाना है, यहाँ d1 लाना। लेंथ जो है थोड़ी गड़बड़ हो गई है, चलो हटा देते हैं, इसे दोबारा बनाते हैं। मान लिया ये है, तो ये डायमीटर आपका d1 है और यहाँ डायमीटर आपका d2 है, ठीक है। इस तरह से इसे बनाना है। तो ये d1 है, ये d2 है और ये टोटल लेंथ l दी गई है। आपसे कहा जाए ऐसा जॉब बनाना है, तो 1/10 जैसे दिया है ना, डायमीटर में इंक्रीमेंट वो कुछ नहीं है, d1 - d2 डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 1/10 है। यानी कि डायमीटर किस तरह से लेंथ के हिसाब से वेरी करता है। तो टेपर एंगल ये क्या होगा, देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायमीटर d1 है, ये डायमीटर d2 है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा/2। तो अगर 10 अल्फा/2 लगाओगे आप तो क्या आएगा, d1 - d2 डिवाइड बाई 2l। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मेथड ऑफ टेपर टर्निंग। अब मेथड्स में देखते हैं, हमने टेपर एंगल अभी तक क्या निकाला, सिर्फ इतना हमें फॉर्मूला याद है, 10 अल्फा/2 इज इक्वल टू टेपर एंगल d1 - d2 डिवाइड बाई 2l। ये फॉर्मूला हमें बस याद है और अभी कुछ नहीं। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ टेपर टर्निंग। क्या क्या मेथड है, बेसिकली देयर आर थ्री मेथड्स यूज फॉर टेपर टर्निंग और लेथ मशीन। नंबर 1 क्या करते हैं, कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड में आपको हिंदी में समझा दूं क्या है, कि जैसे सपोज करो कि कोई जॉब है, आप इसका डायमीटर d1 है, यहाँ से यहाँ तक आपको रिड्यूस करके लाना है, उसका डायमीटर d2 है, और आपसे कहा जाए कि इसकी लेंथ इतनी है और आपको लेथ मशीन के ऊपर कंपाउंड स्लाइड मेथड से करना है। तो कुछ नहीं, आप क्या करो, टेपर एंगल निकाल लो, यहाँ से निकाल सकते हैं आप, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कंपाउंड स्लाइड जो लेथ मशीन है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टर टाइप दिया जाता है, जिसपे एंगल मेजरिंग के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लिया ये 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, इसी तरह से एंगल मेजर करने के लिए लगाया जाता है, 5, 10, 15 इस तरह से। तो मान लिया आपने निकाला कि अल्फा इज इक्वल टू आया 14 डिग्री, यानी कि अल्फा डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 7 डिग्री। तो आपको क्या करना है, कंपाउंड स्लाइड को 7 डिग्री यहाँ से रोटेट कर देना है। जब आप कंपाउंड स्लाइड को रोटेट कर देंगे, तो जो टूल था वो पहले क्या होता था कि आपका कुछ इस तरह से चलता था, अब वो किसी एंगल पर अगर ट्विस्ट होगा तो वो कुछ इस तरह से चलेगा, कटिंग करता हुआ, एक टेपर कटिंग करता हुआ चलेगा। तो बस यही हमें करना है और उसके बाद हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे जो टर्निंग में अपनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली टेपर बन जाएगा। तो देखते हैं। इन दिस मेथड टेपर इज डन बाय रोटेटिंग द वर्क पीस इन स्पिंडल एंड गिव द लीनियर मोशन टू द टूल
एट द हाफ ऑफ द टेपर एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ द टेपर एंगल बाय रोटेटिंग द कंपाउंड रेस्ट एट टेपर एंगल, जो कि मैंने बताया कि आपने टेपर एंगल निकाला 14 डिग्री, लेकिन इसका हाफ करोगे तो 7 डिग्री, तो आपको कंपाउंड साइड को 7 डिग्री रोटेट कराना है, 7 डिग्री। दिस मेथड ऑफ टेपर टर्निंग यूज फॉर एक्सटर्नल टेपिंग, टेपर टर्निंग और टेपर बोरिंग, टेपर टर्निंग और बोरिंग दोनों में यूज कर सकते हैं। सिंस द कंपाउंड साइड कैन बी स्वेल्ड बाई प्लस माइनस 45 डिग्री, सो वेरी स्टीप टेपर कैन बी डन, बहुत ज्यादा स्टीप टेपर भी बना सकते हैं। दिस मेथड यूज फॉर शॉर्ट लेंथ जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये मेथड जो है शॉर्ट लेंथ की जॉब के लिए ही यूज किया जा सकता है। आगे देखते हैं यूज ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट, या तो आप टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा दें, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, सिंपल है। द टेपर टर्निंग अटैचमेंट इज यूज फॉर लॉन्ग टेपर विच आर नॉट वेरी स्टीप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे गेट से न्यूमेरिकल आए हैं, टेल स्ट्रोक ऑफसेट मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपका लॉन्ग जॉब है तो क्या करते हैं टेल स्ट्रोक के ऊपर, जैसे ये तो आपका एक हेड स्ट्रोक पे सेंटर हो गया, एक टेल स्ट्रोक पे सेंटर है, तो क्या किया आपने थोड़ा किसी एंगल पे अपनी जॉब को क्या किया लोकेट कर लिया, ठीक है, ये आपका सेंटर बन गया टेल स्ट्रोक का। अब आपका जो वर्कपीस है वो इंक्लाइंड हो गया और टूल जो है आपका लीनियर, इसी तरह से लीनियर मोशन में चलेगा। तो अगर जॉब इंक्लाइंड है और टूल आपका लीनियर मोशन में है तब भी तो टेपर टर्निंग होगी। तो हमें ये देखना है कि सेंटर लाइन से ऑफसेट कितना करते हैं, ऑफसेट कितना करते हैं इसे ऑफसेट मेथड भी कहते हैं, टेल स्ट्रोक ऑफसेट मेथड। इन दिस मेथड द tail stroke center is offset so that the line of center instead of being parallel to the bed is inclined at an angle। जैसे मैंने बताया कि वैसे पैरेलल रहती है बेड के, लेकिन यहाँ पे क्या है इंक्लाइंड हो गई, तो कितने एंगल इंक्लाइंड करना है ये हमें देखना है। The tool moves parallel to the bed, but since the workpiece is set at an angle, it will cut the taper will angle twice that of inclination of center line। आपको बस याद ये रखना है कि इसमें जो कटिंग होती है वो ट्वाइस एंगल पे होती है। तो कैसे निकालते हैं टेपर ऑफसेट कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल में पूछा गया। तो मान लिया ये लेंथ है, आपने एल, आपने ये ऑफसेट कर दिया, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑफसेट डिवाइड बाई एल। तो ऑफसेट कितना हो गया एल इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब क्या है साइन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2, अल्फा बहुत स्मॉल है तो दोनों सेम होंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी d1 माइनस डी टू डिवाइड बाई 2l, ठीक है। इफ टेपर इज कट ऑन द इंटायर लेंथ, टोटल लेंथ पर कट किए हैं, तो देखो ऑफसेट क्या है, ऑफसेट इज इक्वल टू एल इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा बाई 2 क्या है एल इंटू डी वन माइनस डी टू डिवाइड बाई 2l, एल से एल कट गया तो क्या बचा ऑफसेट d1 माइनस डी टू डिवाइड बाई 2। अगर टोटल लेंथ पे ऑफसेट किया गया है तो आप डायरेक्टली लिख देंगे d1 माइनस डी टू डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर टोटल लेंथ पे नहीं करके कुछ लेंथ पे किया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई वर्कपीस है उसका डायमीटर है d और उसकी टोटल लेंथ l है। अब मुझे क्या करना है इसका टेपर करना है, तो मुझे कुछ लेंथ तक तो सेम डायमीटर पे चाहिए d1 पे, उसके बाद मुझे बची हुई लेंथ पे टेपर चाहिए। l1 लेंथ ये हो गई और ये l2 हो गई और ये टोटल लेंथ आपकी l हो गई, ये डायमीटर d2 है। तो उस केसेस में आप टेपर एंगल या ऑफसेट कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें दिया है इफ द टेपर इज टर्न ऑन द लेंथ स्मॉल l फ्रॉम डायमीटर d1 d2 was job held on center over a length l, ठीक है। अगर जो टोटल लेंथ l है और ये आपका जॉब हेल्ड किया गया सेंटर के बीच में और आपको टेपर सिर्फ स्मॉल l लेंथ या l2 पे चाहिए, तो ऑफसेट क्या हो जाएगा जितनी लेंथ पे आपको टेपर चाहिए उस लेंथ से तो डिवाइड कर दो d1 माइनस डी टू डिवाइड बाई 12 और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमेरिकल के अंदर वो आता है। तो ये तरीका सबसे सही है। तो ऑफसेट आपको कैसे निकालना है फिर आप समझ लें, ऑफसेट इज इक्वल टू सिंपल d1 माइनस d2, आपको जितनी लेंथ पे टेपर चाहिए स्मॉल l पे तो स्मॉल l से डिवाइड कर दो और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। देखो if method of taper turning is limited to the production of slow external taper on work held between the center, ये slow process है तो इसे ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते। The limitation of this method of taper turning are the taper turn is limited by offset possible on tail stroke. When the offset is large, the contact distance center is uneven
एंड लीड टू सम डिस्टॉर्शन इन द टेबल। तो आपका को ऑफसेट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। आपका अगर जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसे इंक्लाइन किया बहुत कम ऑफसेट 5 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर पे, तो अगर हाई स्पीड में रोटेट कराओगे तो इतना जर्क वगैरह प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन ऑफसेट की लेंथ को बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे टेपर टर्निंग इस मेथड से नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल जो गेट 2015 में आया है। ये न्यूमेरिकल गेट 2015 में आया है। तीसरे सेट में देखते हैं ये शाफ्ट ऑफ लेंथ, आपको लेंथ दे दी शाफ्ट की 90 mm, हैज ए टेपर्ड पोर्शन ऑफ लेंथ, आपको स्मॉल लेंथ दे दी 55 mm। द डायमीटर ऑफ टेपर इज 80 mm एट वन एंड एंड 65 mm एट अदर एंड। आपको स्मॉल डायमीटर दे दिया 80 mm और स्मॉल डायमीटर दे दिया 65 mm, बिग डायमीटर दे दिया 80 mm। If taper is made by telescope set over the taper angle and set over respectively, तो taper angle आप सीधा निकाल लेंगे। tan अल्फा बाई 2 क्या हो गया, d1 माइनस डी टू डिवाइड बाई 12, तो 80 माइनस 65 डिवाइड बाई 2, टेपर कितने पे लिया गया 55 लेंथ पे। ठीक है, तो निकाल के जरा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका अल्फा आएगा वो आया 15.53 डिग्री। ठीक है, अब आपको ऑफसेट निकालना है, तो ऑफसेट का मैंने फॉर्मूला बताया है, ऑफसेट इज इक्वल टू क्या था, d1 माइनस डी टू डिवाइड बाई 2 इंटू स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल। तो क्या है 80 माइनस 65 डिवाइड बाई 2 इंटू 55, और टोटल कितनी लेंथ है 90 mm। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आया 80 माइनस 65 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 55 इंटू 90, तो आया 12.27। ऑफसेट कितना आया 12.27 मिलीमीटर। तो आपका जो है ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बहुत सिंपल हो जाता है अगर जो आपका न्यूमेरिकल कोई आया हुआ है, और अगर उसे प्रोडक्शन में, मैंने पहले ही आपको बताया है कि न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल बन जाते हैं अगर जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे। तो गेट 2015 का न्यूमेरिकल है वो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द टूल। टूल का नोमेनक्लेचर अगर आपको दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 84666 154 ये दिया है नोमेनक्लेचर, तो इसका क्या मतलब है। तो आप ध्यान रखें कि स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट हैं ये रेक्टेंगल को बताते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो 2 डिजिट हैं ये क्लियरेंस एंगल को बताते हैं, उसके आगे के नेक्स्ट जो 2 हैं ये कटिंग एज एंगल बताते हैं, और लास्ट वाला जो है नोज रेडियस है, ये क्या है नोज रेडियस, ये आपका mm में होगा। तो आप समझ लें, लिखा है मैंने, वेयर इनिशियल टू डिजिट where initial two digit represent the rectangle, next two represent the relief angle, next two represent the cutting edge angle। अब अलग अलग करके देख लेते हैं। जैसे इसमें 8 डिग्री दिया है बैक रेक्टेंगल, फिर 14 डिग्री दिया है साइड रेक्टेंगल, ठीक है, फिर आपका 6 डिग्री दिया है एंड रिलीफ एंगल, फिर आपका 6 डिग्री दिया है साइड रिलीफ एंगल, फिर देखो आप 6 दिया है एंड कटिंग एज एंगल, फिर आपका 15 दिया है साइड कटिंग एज एंगल, और आपका 4 दिया है 4 मिलीमीटर नोज रेडियस। याद रखने का तरीका ये है कि जैसे पहले आपके 2 रेक्टेंगल बताएंगे, तो उसमें दूसरा वाला जो होगा वो हमेशा साइड लगाने से ही बनेगा। जैसे पहला वाला जैसे 8 डिग्री है, ये हो जाएगा बैक रेक्टेंगल, लेकिन आप 14 जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे साइड, यहाँ पे साइड रेक्टेंगल। अब जैसे आपका 6 आया तो यहाँ पे आप एंड लगा लो, एंड रिलीफ एंगल, लेकिन फिर अगले वाले 6 में क्या लगाएंगे साइड रिलीफ एंगल, हमेशा साइड लगाएंगे दूसरे वाले में। और फिर उसके बाद जब 6 डिग्री आया तो आप इसमें लिखेंगे एंड कटिंग एज एंगल, फिर आप नेक्स्ट वाला जो लिखेंगे जैसे 15 डिग्री है तो आप क्या लिखेंगे इसे साइड कटिंग एज एंगल, और फिर नोज रेडियस। तो ध्यान रखें जैसे पहले 2 रैक एंगल हैं, फिर नेक्स्ट 2 रिलीफ एंगल हैं, फिर नेक्स्ट 2 जो हैं कटिंग एज एंगल हैं, उनमें हमेशा ध्यान रखें दूसरा वाला साइड लगा के बनेगा।
साइड रेक्टेंगल, साइड लीफ एंगल, साइड कटिंग रेक्टेंगल, इससे आप याद रख सकते हैं। लास्ट वाला नोज रेडियस है। देखो, इफ इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगर न्यूमेरिकल में दिस नोमेनक्लेचर गिवन देन यू विल टेक द साइड रेक्टेंगल फॉर कैलकुलेशन पर्पस। कभी कभार क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बनाया है, ये आपको स्पेसिफिकेशन इस तरह से दे दिया और सॉल्व करना। अब आपको रेक्टेंगल अल्फा कौन सा यूज करेंगे जो आप न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे इसमें 14 डिग्री दिया है, दिस इज द रेक्टेंगल अल्फा, साइड रेक्टेंगल ही यूज करेंगे कैलकुलेशन के अंदर, ध्यान रख लें। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये देखो 38 क्वेश्चंस है, ये 38 क्वेश्चन है, ये इसरो 2017 के पेपर में आया, जो मैंने पेपर दिया था, तो मैंने डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन डाल दिया। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो देखो आप, द साइड रिलीफ एंगल इन कटिंग टूल सिग्नेचर, इसमें क्या पूछा था, साइड रिलीफ एंगल। तो हमें पता है स्टार्टिंग के दो होते हैं रेक एंगल, उसके बाद के दो होंगे कौन से, रिलीफ एंगल। अब से साइड का है तो 6 सेकंड वाला साइड रेक एंगल हो गया, तो 6 डिग्री जो था आंसर राइट था, हमने इसे 7 लगा दिया, तो ये गलत हो गया। इस तरह से पूछा जाता क्वेश्चन। आगे देखो, आईएएस 2009 में एक क्वेश्चन आया है, द फॉलोइंग टूल सिग्नेचर इज स्पेसिफाइड फॉर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये दिया है। व्हाट डज द एंगल 12 रिप्रेजेंट, 12 क्या रिप्रेजेंट करता है, साइड रेक एंगल। अब देखो, ये आईएएस 1993 में आया है, इसमें साइड रेक एंगल पूछा है, तो ये आपका 6 डिग्री। इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो कंडीशन है आपकी मशीनिंग करने के लिए, ऑप्टिमम प्रोडक्शन, टाइमिंग फॉर मिनिमम कॉस्ट। पहली कंडीशन ये है कि द टोटल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। जब टोटल कॉस्ट मिनिमम है तो आपका ऑप्टिमम टाइम क्या होगा, जो कि मैंने लिखा है, सी एल डिवाइड बाई सी एम प्लस टी सी 1/n-1, ये फॉर्मूला आप याद करके रखें। अगर आपको ऑप्टिमम कटिंग स्पीड पूछी है तो आप कहाँ से निकालें, वी टी पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखो ये आपका ऑप्टिमम टाइम है। ठीक, तो ऑप्टिमम टाइम के लिए देखो, सी एल डिवाइड बाई सी एम प्लस टी सी 1/n-1 ऑप्टिमम कटिंग स्पीड के लिए फॉर्मूला। अब इसमें बस हमें टर्म्स याद रख लेने हैं, ये टर्म्स क्या क्या हैं। तो यहाँ देखो, सी एम मशीनिंग कॉस्ट रुपीज पर मिनट, ये ध्यान रख लें, ये मशीनिंग कॉस्ट है रुपीज पर मिनट में। सी एल क्या है, टूल रिग्राइंडिंग कॉस्ट पर रिग्राइंड, और टी सी क्या है, टूल चेंजिंग टाइम। तो कभी आप ये कंफ्यूज मत होना, सी एल डिवाइड बाई सी एम होगा या सी एम डिवाइड बाई सी एल होगा, क्योंकि हमें क्या लाना है, इसकी यूनिट मिनट बनाना है, क्योंकि ये टी सी में ऐड होना है। तो ध्यान रखें, सी एल आपका आर एस में दिया जाता है और सी एम आपका आर एस पर टाइम में दिया जाता है, तो जब डिवाइड करोगे तो टाइम ऊपर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। ये पहला वाला मेथड था, ऑप्टिमम कटिंग स्पीड और ऑप्टिमम टाइम व्हेन मिनिमम कॉस्ट। दूसरा हम देखते हैं, ऑप्टिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन और मिनिमम टाइम लगे, हमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट वाले फैक्टर ही गायब कर दिए। जैसे हमारे पास टी ऑप्टिमम क्या था, सी एल डिवाइड बाई सी एम प्लस टी सी इंटू 1/n-1। अब यहाँ कॉस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, केवल टाइम से मतलब, तो ये टर्म ही गायब कर दो, तो क्या रह जाएगा फॉर्मूला। याद करने का सही तरीका है, टी सी 1/n-1, तो यहाँ से ऑप्टिमम कटिंग स्पीड निकाली जा सकती है। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया है, नोट हियर he did not bother about the cost, only the time, so remove the cost factor from the first equation, remaining equation is valid for minimum time. ओके, इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल। ये भी इसरो 2017 का न्यूमेरिकल आया हुआ था, ये लेकिन सही गया था। तो ऑप्टिमम कटिंग स्पीड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन दिया, यानी मिनिमम टाइम। तो देखो क्या होगा, 1/n-1 टी सी पावर n, प्लस तो होता ही नहीं, तो ये गलत। ठीक है, टी सी डिवाइड बाई 2 नहीं होता, ये गलत। ये 2n होता नहीं है, ये गलत, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड फॉर एन ऑपरेशन ऑन ए लेथ मशीन यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो, टूल चेंजिंग टाइम आपको टीसी दे दिया है नॉन न्यूमेरिकल में, 3 मिनट। ठीक है, टूल रीग्राइंडिंग टाइम, टूल रीग्राइंडिंग में कितना टाइम लगेगा, ये दे दिया 3 मिनट। मशीनिंग कॉस्ट 0.5, ये दे दिया सी एम, 0.5 रुपीज में पर मिनट, ये खर्चा है इनका। इसके बाद कह रहा है डिप्रेशिएशन ऑफ टूल रीग्राइंड इज आर एस 5 रुपीज। द कांस्टेंट इन टूल लाइफ इज, सी आपको दे दिया 60 और एन आपको दे दिया 0.2। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड, आपको ऑप्टिमम कटिंग स्पीड निकालनी है।
तो आपको CL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो CL क्या है, रुपीज में है, तो देखो कितना टाइम लग रहा है, टूल रीग्राइंडिंग में 3 मिनट लग रहा है, और आपका 0.5 रुपीज पर मिनट है, तो 1.5 रुपया तो हो गया रीग्राइंडिंग करने का, प्लस 5 रुपया उसका डिप्रेशिएशन कॉस्ट, तो कितना हो गया 6.5। तो टी ऑप्टिमम आपका कितना आ गया, CL डिवाइड बाई CM प्लस TC और 1/n-1। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, इसे बिगाड़ देता हूँ मैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका टी ऑप्टिमम टाइम कितना आ गया, टी ऑप्टिमम टाइम आपका आ गया, CL की वैल्यू कितना आई थी 6.5, CM आपका 0.5 प्लस कितना था TC आपका 3 मिनट, और 1 डिवाइड बाई 0.2 माइनस 1। तो आप कैलकुलेट करके देख लें तो क्या आएगा वैल्यू, 6.5 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 3 इंटू 4, तो आपका आ गया 64 मिनट। तो ऑप्टिमम टाइम आपका कितना लगा, 64 मिनट। तो वी ऑप्टिमम क्या हो जाएगा, बी टी पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई टी पावर एन। तो 64, सॉरी कितना सी की वैल्यू दी गई है 60, 60 डिवाइड बाई 64 पावर 0.2, तो आप इसका देखेंगे 26.1 मीटर पर मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, IAS 2009 का कन्वेंशनल है, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा और कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है गेट 2014 का। इफ टेलर टू लाइफ एक्सपोनेंट n दिया है आपको 0.2 एंड द टूल चेंजिंग टाइम TC दिया है आपको 1.5 मिनट, देन द टूल लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी मिनिमम टाइम, तो टूल लाइफ क्या हो जाएगा TC 1/n-1। तो TC कितना दिया 1.5, 1 डिवाइड बाई 0.2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। बहुत सिंपल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है IAS 2001 का कन्वेंशनल क्वेश्चन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन सर्टेन मशीनिंग ऑपरेशन विद द कटिंग स्पीड आपको दे दी 50 मीटर पर मिनट, ठीक है, एंड टूल लाइफ T1 आपको दे दी 45 मिनट, व्हेन द कटिंग स्पीड V2 इज इक्वल टू आपको दे दिया 100 मीटर पर मिनट, ठीक है, टूल लाइफ जो है आपकी हो गई 10 मिनट। कह रहा है एस्टिमेट द कटिंग स्पीड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जब द टूल चेंजिंग टाइम आपको दिया है टू मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, इसके लिए आपको ऑप्टिमम कटिंग स्पीड निकालनी है। सबसे पहले क्या करें, आपको C और N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किस फॉर्मूले से, BT पावर N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपको B1 दिया है, ये दिया है, तो B1 T पावर N1 N डिवाइड बाई B2 T2 टू पावर N, तो क्या हो गया 50 इंटू 45 पावर N इज इक्वल टू 100 इंटू 10 पावर N। यहाँ से आप अगर N की वैल्यू निकालेंगे तो N की वैल्यू आएगी आपकी 0. N की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.46, ठीक है। जब N आ गया तो T ऑप्टिमम टाइम कितना हो गया TC 1/n-1। तो TC की वैल्यू जो आती है आपका, N आ गया, C आप निकाल लो, C की वैल्यू आपकी आती है 490। T ऑप्टिमम टाइम आप निकाल लें तो आपका आएगा 2.34 मिनट। तो आप BT पावर N इक्वल टू कॉन्स्टेंट से ऑप्टिमम स्पीड निकाल सकते हैं। C आपका दिया है आपका 490 डिवाइड बाई T कितना है आपका 2.34 पावर 0.46, तो आपकी V की वैल्यू आपकी आ जाएगी 331 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन आया था, आप इसे देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आगे देखते हैं IAS 2011 का मेंस का क्वेश्चन है, जो कि काफी सिंपल भी है लेकिन दिखने में IAS का क्वेश्चन है। इसमें न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया गया है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम स्पीड फॉर अचीविंग द मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट इन मशीनिंग, द डेटा इज फॉलोज। द मशीनिंग टाइम आपको TC दिया है 6 मिनट, टूल लाइफ आपको दे दी 90 मिनट, टेलर इक्वेशन T और N की वैल्यू दे दी, जॉब हैंडलिंग टाइम दिया 4 मिनट, टूल चेंजिंग टाइम दे दिया, टूल चेंजिंग टाइम, सॉरी ये टूल चेंजिंग टाइम नहीं, TC आपको दे दिया 9 मिनट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ऑप्टिमम स्पीड क्या होगी, तो सिंपल सा आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम टाइम क्या होता है,
TC 1/n-1, तो 9 इंटू 1/n की 0.5 माइनस 1, तो ये हो गया 9 मिनट ही आ गया। तो आपका v टी पावर n इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, तो v इक्वल टू c डिवाइड बाई टी पावर n। c की वैल्यू आपको 100 और t की वैल्यू कितनी दी है, t 9 डिवाइड बाई 0.5, तो b आपका आ जाएगा 33.33 मीटर पर। तो देखो आईएएस का भी जो क्वेश्चन है, कन्वेंशनल मीन्स का क्वेश्चन है, वो भी कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये मैंने कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सब बता दिए हैं। आप इन्हें एक बार वीडियो को में जाके देख लें तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसे तसल्ली से आप सॉल्व कर लें। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, ठीक है, थैंक यू।